स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएनएम नर्सिंग के। टुडेज टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीपी भी बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनसीपी कैसे बनता है। मैं इसमें बहुत ही इजी वे में आपको सारी चीज़ें बना के बताऊंगी कि कैसे कैसे बनता है। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी अगर बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसमें अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ कि इसमें ईजी से ईजी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले उसमें नीड होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। बिना नर्सिंग डायग्नोसिस के आप एनसीपी बना ही नहीं सकते। तो आइए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू नंदा। नंदा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, जिनके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो आइए हम लोग इसका मतलब नोट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप इसको एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में मत लिखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि इसको मतलब कैसे लिखा जाता है। तो सिम्टम रिलेटेड टू कॉज एज एविडेंस बाय नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें क्या रहेगा, ये बीच में जो रिलेटेड टू रहेगा और एविडेंस बाई, ये तो हर एक एनसीपी में रहना मस्ट है, तभी ये जाना जाएगा कि आप नंदा के अकॉर्डिंग जो है नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसमें सिम्टम्स ले, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, आप उसमें जो भी सिम्टम्स रहेंगे, जितने भी सिम्टम्स रहेंगे, अगर किसी भी आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाने को आएगा, तो आप जितने भी सिम्टम्स होते हैं उस डिजीज़ के एक तरफ लिख लीजिएगा या अपने माइंड में सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी प्रायोरिटी बेस्ड जो भी उसमें आपको लगता है कि अगर मेरे पास ऐसा पेशेंट आया तो उसमें सबसे जो सीवियर सिम्टम्स है क्या दिखाई दे रहा है, तो आप जो सबसे सीवियर सिम्टम होता है उसको आप सबसे पहले ट्रीट करेंगे। तो उसका जो है सबसे पहला डायग्नोसिस भी उसी का बनेगा और सबसे पहला एनसीपी भी उसी का बनेगा। तो इसमें जो है सिम्टम्स लिखेंगे, फिर वो सिम्टम किसके कारण हो रहा है उसके कॉजेज़ को लिखेंगे कि अगर ये सिम्टम्स आया है तो इस कारण से ये सिम्टम्स आया है। मैंने इसमें लिखा है यस प्लस कॉज, मतलब यस प्लस सिम्टम्स का कॉज। फिर एज एविडेंस बाय, क्या हमने इसमें देखा है, जिसके थ्रू जो है ये डायग्नोसिस बनता है। तो इसमें क्या रहेगा, नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब अब देखो इसमें क्या है, सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉज, मतलब सिम्टम्स सबसे पहला तो सिम्टम्स है जिसके कारण कॉज हुआ, कैसे हमको पता चला, नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, जो नर्स रहती है वो पेशेंट को देखती है कि उसको क्या ऑब्जर्व हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑल रिस्पायरेटरी डिजीज़ के बारे में मैंने दिया है। इसमें मतलब सभी जितने भी रिस्पायरेटरी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उन सारे डिजीज़ में ये जो कॉमन सिम्टम्स होती है मैंने इसको लिस्ट डाउन कर दिया है। जो कॉजेज उसके लगभग होते हैं मैंने भी इसको भी लिस्ट डाउन कर दिया है। तो इसमें जो है सिम्टम्स देखिए मैंने लिख दिया है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट पेन, कफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट। और मैंने एक तरफ लिखा है कॉजेज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, नेजल कंजेशन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। तो आप इसमें देखिए कि आपको अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको सांस लेने में भी दिक्कत है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, कफ हो रहा है और फीवर भी, ये सारी चीज़ें जितनी सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखा है लगभग सारे सिम्टम्स उस पर्सन में दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या ट्रीट करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके पहले उसके ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करेंगे। तो इसमें से मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस पे देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको अगर हम ठीक करेंगे तभी तो जो है चेस्ट पेन उसमें तभी तो ठीक होगा। तो इसमें सबसे पहला हम लोग इसमें क्या लेते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। तो हमारे पास जो पेशेंट आया है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम हो रही है।
तो जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है मैंने उसको सिम्टम्स में जितने भी रिस्पायरेटरी के सिम्टम्स हैं मैंने एक तरफ लिख लिया, उसमें से मैंने क्या लिया है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी सिम्टम्स ले लिया है। रिलेटेड टू कॉज, मतलब कॉज में से एक कॉज उठा लिया जो सिम्टम के वजह से कॉज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो डिजीज़ का कॉजेज़ है उसको लेंगे, जो सिम्टम्स के कॉजेज़ हैं उसको लेंगे। जैसे कि इसमें है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी किसके कारण हो सकता है? एक तो हो सकता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के कारण हो सकता है, एक तो हो सकता है नेज़ल कंजेशन, मतलब जो नेज़ल है हमारा उसमें जो है ढेर सारे मतलब म्यूकस जो है जाके वहीं पे बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेज़ल ट्रैक है वो जो है बहुत थिन हो गया है, नैरो हो गया है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कॉमन कोल्ड में सबको हो नहीं जाता तो उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है हल्का हल्का, लेकिन वो कॉमन रहता है, मतलब वो कोल्ड तो हो ही जाता है सबको लगभग। तो इसमें क्या रहेगा, सिम्टम्स की जगह पे हमने लिखा है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, फिर रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब इसमें क्या रहेगा, सिम्टम के जगह पे मैंने सिम्टम्स लिया है, फिर उसके बाद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कॉजेज़ है, जो कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कॉजेज़ कैसे रहेगा, जैसे कि एक ट्रैक है, एक रास्ता है, उसमें जो है बार बार या पानी डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो वहाँ का जो रास्ता है धीरे धीरे पतला हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। तो नैरो हो जाने के कारण जो है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो भी ऑक्सीजन से थ्रू जाती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं। तो एज एविडेंस बाई में क्या रहेगा, मतलब एक नर्स जो नर्सिंग डायग्नोसिस बना रही है उसको कैसे पता चला कि जो पेशेंट आया है उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कैसे पता चला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नर्स ने पेशेंट को देखा, ऑब्जर्व किया कि वो जो है छोटी छोटी सांसें ले रहा, मतलब जैसे देखने पे सब लोग कहते हैं नॉर्मली ने हाफ हा करके आ रहा है पेशेंट को, तो उसमें छोटी छोटी सांसें रुक रुक के सांसें ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें इतना समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरा है सीवियर चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, फिर मैंने जो भी सिम्टम्स लिखा है तो उसमें से मैंने क्या लिया है, चेस्ट पेन में एक ऐसा हो सकता है सीवियर हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और एक्यूट क्रॉनिक भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो अगर जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर उसको बहुत ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा है तो हम सीवियर चेस्ट पेन लिखेंगे, अगर जो है मतलब बहुत थोड़ा हो रहा है तो माइल्ड है, ऐसे करके लिखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि रिस्पायरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा होगा, तो मैंने इसमें लिखा है सीवियर चेस्ट पेन जो कि एक सिम्टम्स है रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, किसके कारण हो रहा है, जो डिजीज़ हुआ है उसके कारण हो रहा है। एज एविडेंस बाई फेशियल एक्सप्रेशन, कैसे पता चला, पेशेंट को देखकर पता चला कि उसको जो है चेस्ट पेन हो रहा है, क्योंकि जिसको अगर उस पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा होगा तो अपने चेस्ट पर हाथ रखेगा और मतलब ऐसे एक्टिविटी करेगा, उसे फेशियल एक्सप्रेशन लगता है देखने में लग जाएगा कि आपको उसको जो है कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। अक्सर जो पेशेंट आते हैं, जो भी पर्सन रहता है वही हाथ रखता है जहाँ पे उसको पेन हो रहा होता है, तो ऐसे हम लोग इसमें डिसाइड कर लेंगे कि उसको कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही। तो इसमें हम देखेंगे तीसरा वाला क्रॉनिक कफ रिलेटेड टू म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय विजुअलाइजेशन। क्रॉनिक कफ मीन्स क्रॉनिक वर्ड जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई चीज़ अगर लॉन्ग टाइम तक चलते आ रही तो उसे क्रॉनिक बोलते हैं। एक्यूट कब बोलेंगे, जब कोई चीज़ जो है कम टाइम में पेशेंट को या किसी भी चीज़ कहीं भी आपको लगाना हुआ क्रॉनिक या एक्यूट, तो आप उसके ड्यूरेशन से पता चल सकता है कि जो है क्रॉनिक है कि एक्यूट है। अगर पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक जो है खांसी आ रही है या कफ हो रहा है तो उसको जो बोलते हैं क्रॉनिक कफ। अगर अभी जो खांसी है या कफ है स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग के कुछ ही दिन हुए हैं, तो यहाँ पे एक्यूट लगाया जाएगा।
तो इसमें क्या रहेगा सिम्टम्स में, क्रॉनिक कफ रिलेटेड टू म्यूकस प्रोडक्शन। जब भी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज़ जो है इंटर करता है, तो ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, वो कफ के थ्रू जो है उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें कैसे पता चलेगा, एज एविडेंस बाय कैसे पता चला, विजुअलाइजेशन। पेशेंट को जो देख करके पता चला कि जो है उसको कफ हो रही है और लॉन्ग टाइम से हो रही है कि एक्यूट हो रही है, पेशेंट खुद ही बताएगा आपको। फिर उसके बाद इसमें चौथा नर्सिंग डायग्नोसिस है, फीवर रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय चेक द बॉडी टेम्परेचर। मतलब फीवर इसमें जो है सिम्टम्स हो गए, रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके कॉजेज हो गए, एज एविडेंस बाय मतलब कैसे पता चला, चेक दी बॉडी टेम्परेचर या फिर वाइटल साइन आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसमें साइन एंड सिम्टम्स में क्या लिखा है, फीवर लिखा है। कैसे मतलब किसी को आप टच करेंगे तो उसका मतलब उसकी बॉडी हीट है तो आपको पता चलेगा उसको फीवर है। फिर किसके कारण फीवर हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, कैसा आपका डिजीज़ है, मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखा है, और अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन आप जो है वायरस इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं। तो एज एविडेंस बाय कैसे पता चला, चेक दी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के बाद पता चला कि इसको जो है इतनी डिग्री का फीवर है। उसके बाद क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंस क्वेश्चनिंग अबाउट डिजीज कंडीशन। जो इसमें पेशेंट रहता है, एंजाइटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होता है, किस रिलेटेड टू किसके वजह से होता है, उसको डिजीज़ कंडीशन जो उसको बीमारी हुआ है उसके वजह से उसको जो है बहुत एंजाइटी होती, बहुत घबराहट होती है। एज एविडेंस बाय कैसे आपको पता चला, फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग अबाउट डिजीज कंडीशन। जो वो पेशेंट है आपसे बार बार उस डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है कि ये कैसे है, कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहता है। ये हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस का फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान है, जिसमें हम लोग नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने इसमें बहुत इतना कोशिश किया है कि आपको ईजी से ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आए। नर्सिंग केयर प्लान जो है, नर्सिंग डायग्नोसिस किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी ज़रूर आएगा। अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचा होगा तो आपको चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, 100% की गारंटी है। मन लगा के देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला क्या है, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखते हैं, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट हमें खुद बताता है, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम मतलब जो नर्स रहती है वो क्या ऑब्जर्व करती है उसको इसमें लिखती है। तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट सेज दैट ब्रीथिंग प्रॉब्लम, पेशेंट ने कहा कि उसको क्या हो रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है, पेशेंट ने कहा, तो हमने जो है इसको यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा, आई ऑब्जर्व दैट, जो ये नर्सिंग केयर प्लान बनाएगा वो जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि पेशेंट सफ़र शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि देख के पता चला कि उसको जो है छोटे छोटे सांसें ले रहे हैं। तो ये जो नर्स ये नर्सिंग डायग्नोसिस बना रही थी, नया नर्सिंग केयर प्लान बना रही, वो ऑब्जर्व की कि पेशेंट जो है छोटी छोटी सांसें ले रहा है। तो इसमें कौन सा डायग्नोसिस है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद गोल में क्या रहेगा, टू मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न, जो ब्रीथिंग का पैटर्न होता है उसको मेंटेन करने की इसमें कोशिश की जाती है। तो प्लानिंग में क्या रहता है, प्लानिंग में जो चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं, मतलब पेशेंट को कैसे कैसे ठीक करना है उसको पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट में जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्लानिंग में, टू असिस्ट द पेशेंट हेल्थ कंडीशन, पेशेंट के हेल्थ को कंडीशन को हम लोग असिस्ट करेंगे। मतलब उसको अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है कि माइल्ड मॉडरेट, इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। फिर
टू चेक दी पेशेंट वाइटल साइन में आप देखेंगे उसका रिस्पायरेशन पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आप चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू प्रोवाइड मेडिसिन बाय डॉक्टर ऑर्डर, मतलब डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किए रहेंगे मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, वो डॉक्टर का काम होता है। जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए रहते हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप वो जो प्रोवाइड करेंगे कितना क्वांटिटी में आपको देना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर लिख के रखते हैं। तो आपको जो जो चीज़ें आप पेशेंट के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं या पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय डॉक्टर ऑर्डर, मतलब कितना ऑक्सीजन देना है, कितना अमाउंट में देना है, ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो है आपको इसमें भी मेंशन करना रहता है कि कितना हमने ऑक्सीजन जो है पेशेंट में एडमिनिस्टर किया है। फिर उसके बाद रहेगा टू प्रोवाइड नेबुलाइजेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर, फिर उसको नेबुलाइज कराएंगे अगर पेशेंट डॉक्टर ने लिखा है पेशेंट के लिए तो। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा पेशेंट, ये नर्स का एक समझ लीजिए की पॉइंट है, मतलब नर्स को ये करना ही करना है कि जो पेशेंट रहता है उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो एक वो रहता है कि जो भी नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही होती है उनका ये फ़र्ज़ होता है कि जो पेशेंट रहती हैं पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब उसको सपोर्ट बना के रखें ताकि वो मतलब उसको समझाए कि आप जल्दी ठीक हो जाए, चिंता मत करिए, सारी चीज़ें अगर पेशेंट चाहेगा तो आपको सपोर्ट करेगा उसमें। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या रहेगा, जो भी हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, टू असिस्ट मीन्स मैंने इसमें असिस्ट कर दिया है। दी पेशेंट हेल्थ कंडीशन, पेशेंट के हेल्थ को कंडीशन को मैंने इसमें असिस्ट कर दिया है। फिर टू चेक दी वाइटल साइन, इसमें पेशेंट के वाइटल साइन को चेक। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइडेड मेडिसिन बाय डॉक्टर ऑर्डर, देखिए उसके सामने मैंने क्या लिखा, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी प्लान बनाए रहेंगे उसमें जैसे इसमें प्रोवाइड है तो इसमें प्रोवाइडेड कर देंगे, चेक है तो चेकड कर देंगे, असिस्ट है तो असिस्ट कर देंगे, प्रोवाइड, जैसे कि इसमें सारी चीज़ें वही कर देंगे। तो आपको ये कह रहेगा ईडी लगा है मीन्स मतलब कर दिया है, ये सारी चीज़ें जो है कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना समझ में आया। तो इवैल्यूएशन में क्या रहता है कि मैंने जो भी सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट के ऊपर अप्लाई किए, उससे हमें रिजल्ट क्या निकला, मतलब पेशेंट का कंडीशन अब कैसा है। फिर बाद में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि मतलब पेशेंट जो भी हम सारी चीज़ें अप्लाई किए हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो उसमें देखें पेशेंट कंडीशन इज़ गुड, अगर पेशेंट अच्छा हो गया है, जो आपने सारी चीज़ें प्लान की है इम्प्लीमेंट की है, उसके बाद पेशेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी है, तो आप लिखेंगे पेशेंट कंडीशन इज़ गुड। अगर अच्छा नहीं है तो आप वो सारी चीज़ें इसमें जो है मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद इसमें दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है सीवियर चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में बताया था कि दूसरा वाला इसमें फिर से मेंशन करेंगे एनसीपी में। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा में रहेगा पेशेंट सेज दैट आई फील सीवियर पेन, चेस्ट पेन, मतलब पेशेंट क्या फील कर रहा है, सीवियर चेस्ट पेन फील कर रहा है, ये पेशेंट ने खुद ही बताया है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या रहेगा, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट फील पेन बाय फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट को पेन हो रहा है चेस्ट में, कैसे पता चला, बाय फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा। फिर इसमें लिखा है डायग्नोसिस में रहेगा सीवियर चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ के कारण उसको जो है चेस्ट पेन हो रहा है। एज एविडेंस बाय, कैसे पता चला, फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके पता चला। फिर गोल में क्या रहेंगे, जो भी पेशेंट को पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको रिड्यूस मतलब उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें क्या रहेगा प्लानिंग में, टू असिस्ट दी पेशेंट हेल्थ कंडीशन, मतलब पेशेंट को किस लेवल का पेन हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें असिस्ट करेंगे। फिर दूसरा है टू चेक दी वाइटल साइन चेक करेंगे। फिर टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल पेशेंट को सपोर्ट देंगे कि चिंता मत करिए आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, ये सारी चीज़ें। फिर टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने की दवा देंगे, एनाल्जेसिक जिसे बोलते हैं मॉर्फिन, अगर सीवियर चेस्ट पेन होता है तो उसमें मॉर्फिन दिया जाता है या डाइक्लोफिनेक दिया जाता है, या भी जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किए रहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं।
फिर उसके बाद रहेगा टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उसका जो चेस्ट पेन है या फिर कहीं भी पेन हो रहा है तो उसको जो है आराम मिले। फिर उसके बाद जो इसमें प्लानिंग रहेगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैंने आपको बताया यहाँ असिस्ड करके ऐसे करके मैंने आपको बताया है, तो आप इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद सब सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो है पेशेंट की कंडीशन कैसी है, तो आप इसमें पेशेंट की कंडीशन अगर गुड है, बेटर है और जो है क्रिटिकल कंडीशन अभी भी है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट।